नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड़ सिटी, राजस्थान। आज आपके साथ जिस खनिज लवण की चर्चा करने जा रही हूँ, वो खनिज लवण है आयरन यानी कि लोह तत्व। जैसे कि आप जानते हैं कि लोह तत्व जो है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। और ये जो लोह तत्व है, इसके हम इस बात करेंगे, थोड़ा पहले मैं आपको इसका परिचय दूँगी, फिर हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे, इसके कार्य की बात करेंगे और फिर हम इसके जो है आवश्यकता और इसके भोज्य स्रोत एवं कमी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि शरीर में जो लोहा होता है, यानी जो लोह तत्व होता है, वो बहुत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है। अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी बहुत अधिक महत्ता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज लवण है और वयस्क व्यक्ति के शरीर में ये 4 से 5 ग्राम अ, होता है, जिसमें से 70% जो है वो रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में, 25% यकृत में यानी कि लिवर में, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में और गुर्दे में यानी किडनी में प्रेज़ेंट रहता है। और 4% जो आयरन है, आयरन का जो टोटल कंटेंट का जो 4% है, वो मांसपेशियों में मायोग्लोबिन नाम से जो है वो रहता है और शेष जो बचा हुआ 1% है, वो रक्त प्लाज़्मा में यानी जो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा जो प्लाज़्मा रहता है, उसमें और विकर में। लौह तत्व के अब हम बात करते हैं लौह तत्व के कार्यों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है, वो हीमोग्लोबिन के निर्माण जो है, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस है। लोहा जो है, वो इसके निर्माण के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन जो होता है, उसमें हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन होता है और ये फेफड़ों के में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और इसी रूप में ऑक्सीजन को रक्त द्वारा अन्य कोशों में पहुंचाता भी है। यानी जो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, उस सांस जो है उसके वो हीमोग्लोबिन के साथ में वो जो शुद्ध ऑक्सीजन जो है, वो हमारे कोशों में पहुंचती है और फिर कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको CO2 कहते हैं, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वहन कर फेफड़ों तक पहुँचाने का कार्य करता है। यानी जो हम श्वसन और प्रश्वसन के बारे में जो जितना हम जानते हैं एज़ अ लेमैन कि जो है साँस लेना और साँस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये जो काम है, ये हीमोग्लोबिन की प्रेज़ेंस में ही होता है। यानी कि ये इसके लिए लोह तत्व अति आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की, जिसको जो कि ये पेशियों के यानी जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, उसके संकुचन में भी इसके इम्पोर्टेंट रोल है। पेशियों में लोहा जो है, वो मायोग्लोबिन के रूप में उपस्थित रहता है। ये ऑक्सीजन की कुछ मात्रा को संग्रहित करता है। यानी कि कुछ मात्रा जो है ऑक्सीजन की, वो इसके अंदर जो है संग्रहित रहती है, जिससे कि कोशों को अ, अगर यदि तत्कालीन कोई आवश्यकता पड़ती है, तो उस एकदम से जो इमीडिएट जो नीड है, उसको पूरी करने के लिए ये हेल्प करता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये पेशियों के संकुचन क्रिया के लिए भी आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं इसके तीसरे फंक्शन की, यानी कुछ एंजाइम्स होते हैं। कुछ इस तरह के विकर होते हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। उन एंजाइम्स के निर्माण में भी इसका जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है लोहे का। सबसे पहले जो हम साँस लेते हैं, श्वसन क्रिया जो लेते हैं, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जिसको साइटोक्रोम्स कहते हैं। इसका निर्माण भी लोहे से होता है और
प्रोटीन और कार्बोज का जो ऑक्सीकरण होता है, उसमें भाग लेने के लिए कैटलेस और पेरिक्स और पेरॉक्सीडेज का निर्माण जो है, वो भी लोहे से होता है। फिर जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाएँ होती हैं, यानी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ यानी जो हमें बीमारियों से बचाने के लिए जो कोशिकाएँ होती हैं, उनका निर्माण भी आयरन के जो है प्रेज़ेंस में होता है और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये हमारे शरीर को सुरक्षात्मक कवच की तरह से जो है सँभाल कर रखती हैं, यानी बीमारियों से बचाती हैं। इसके अलावा जो हम दवाएँ लेते हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या जो विषैले प्रभाव होते हैं, उसको भी जो है ये आयरन जो यकृत में होने वाला जो प्रभाव है, उसको ये आयरन समाप्त करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही मैं आपको एक ये शेयर करूँगी आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूँगी, जिसमें जो अभी हमने बात की, इन सभी जो फंक्शंस की, उसमें सबसे पहला फंक्शन जो कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में, फिर ऑक्सीजन जो है उसको आरबीसी के साथ में बाइंड करना, फिर उसको जो है उसका परिवहन करना जिसकी अभी हमने बात की। फिर उसके बाद में ये मायोग्लोबिन जो है, जो कि मसल्स में रहता है। फिर बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा, जो शरीर का तापक्रम है उसको रेगुलेट करता है, हमारी मांसपेशियों की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करता है और ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को इफ़ेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम जो मैंने अभी आपको बात की प्रतिरक्षी कोशिकाओं की उसमें इसका रोल है। फिर ये चित्र में जो ब्रेन डेवलपमेंट बताया गया है मस्तिष्क के विकास में और थायराइड के लिए भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं इसके अवशोषण और संग्रह की। तो आंत्र नली जो होती है, हमारी छोटी आंत होती है, उसी में ही इस लोह तत्व का अवशोषण होता है। अवशोषण को प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक होते हैं, जैसे जो मांस और अन्य प्राणिज ऊतकों में लौह तत्व जो होता है वो हीम स्वरूप में पाया जाता है, जो कि 60 टू 70% अवशोषित होता है। कहने का मतलब है कि जो लौह तत्व हमें प्राणिज स्रोतों से मिलता है, जैसे जो है मांस, मछली, यकृत और जो है गुर्दे इत्यादि से, वो लोह तत्व जो है वो बॉडी में बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब होता है, बहुत ही जल्दी उसका और ज़्यादा मात्रा में अवशोषित होता है, जबकि वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होने वाला लोह तत्व जो है, उसका 10 प्रतिशत भाग ही अवशोषित होता है, क्योंकि वो अकार्बनिक रूप में होता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है, अगर उसकी उपस्थिति रहती है हमारे आहार में, तो वो लोह तत्व को फेरस में परिवर्तित करता है और जिससे कि ये जल्दी अवशोषित होता है। और एक और बहुत ही ख़ास बात ये है कि जब भी शरीर में जो है आयरन की मात्रा की आवश्यकता बढ़ती है, यानी गर्भावस्था में और एनीमिया रोग जैसी स्थिति में, तो लोह तत्व का अवशोषण जो है, वो स्वतः ही बढ़ जाता है। और अम्लीय माध्यम जो है, उसमें क्योंकि ये घुलनशील होता है, लोह तत्व, आयरन जो है वो इसमें घुल जाता है, डिज़ॉल्व हो जाता है, इसलिए इस कारण से भी ये जल्दी अवशोषित होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बाधक कारकों की, जिनकी वजह से जो है आयरन जो है वो हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे फाइटेट है और ऑक्ज़लेट है। फाइटेट जो है वो अनाज के छिलकों में पाया जाता है, ऑक्सलेट जो है ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ये लोह तत्व के साथ मिलकर एक अघुलनशील यौगिक बनाते हैं, जो हमारी आंतें अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा जो टैनिन जो है, जो कि जो चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीने वाले जो लोग होते हैं या अधिक मसाले जो खाते हैं, उनमें भी वो लोह तत्व जो है, वो आसानी से अवशोषित नहीं हो पाता है, क्योंकि इन चीज़ों में टैनिन की उपस्थिति रहती है। और फिर जो व्यक्ति एंटी एसिड्स का अधिक प्रयोग करते हैं, जिनको हम अम्लापकर्षक कहते हैं, ऐसी दवाइयों का जो कि एसिड्स को कम करने के लिए होती हैं, उनको अधिक सेवन करते हैं, तो उससे उनके शरीर में एक क्षारीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि लोह तत्व के अवशोषण को प्रभावित करती है। इसके बाद में हम देखते हैं प्राप्ति के साधन, यकृत और गुर्दे में लोह तत्व अधिक मात्रा में होता है, अंकुरित अनाजों और दालों में पाया जाता है,
हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, चौलाई में पाया जाता है और इसके अलावा खजूर, तिल, गुड़, मूँगफली, सूखी खुबानी, सोयाबीन, सिंघाड़ा, फूल गोभी और कमलडंडी जैसे सब्जियों में भी ये बहुतायत में पाया जाता है। ये एक चित्र आपको दिखा रही हूँ, जिसमें जितने भी जो है वेजिटेबल सोर्सेज़ हैं, उसमें ये जो है जिनमें आयरन पाया जाता है, ये सब बताया गया है। जैसे अब ब्रोकोली देखिए आप, ये पंपकिन सीड्स हैं, फिर ये जो है एग्स इसमें ये फिग्स हैं, फिर जो स्प्राउट्स हैं, अंकुरित है, उसमें फिर ये जो है ये भी सीड्स हैं, फिर एवोकाडो है, बनाना है, बादाम है, इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है, जिनमें कि ये आयरन जो है अधिक पाया जाता है, ये उन सब के एक आपको चित्र दिखाया है। फिर जो है अब हम बात करते हैं कि इसमें कमी का क्या प्रभाव होता है। यदि शरीर में लोह तत्व की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है? लोह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको कि रक्त अल्पता एनीमिया इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में उसको रक्त अल्पता कहते हैं। इसके कारण होते हैं लोह तत्व युक्त भोज्य पदार्थ कम मात्रा में सेवन किया जाए या अवशोषण में उसके अवशोषण की में अव्यवस्था हो कि अवशोषण के लिए बाधक फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा हैं, अवशोषित नहीं हो पा रहा है या किसी व्यक्ति को बहुत अधिक रक्तस्राव जैसे कोई चोट लग गई हो या जो है और कभी-कभी आंतों में जो है कृमि, अंकुश कृमि जिसको हम हुकवर्म कहते हैं एक जो वर्म कीड़ा टाइप का होता है वो कभी अगर आंतों में हो जाता है उसकी वजह से विटामिन सी की कमी होने की वजह से या कभी कुछ इस तरह का रोग हो जाए जैसे मलेरिया रोग जिसमें कि आरबीसीज़ जो हैं या लाल रक्त कणिकाओं का अत्यधिक नाश हो जाए, तो भी ये जो है एनीमिया हो सकता है। और इस एनीमिया के जो लक्षण हैं, वो है कि त्वचा, चेहरा व नाखून का पीला पड़ना, जल्दी थकान हो जाना, कमज़ोरी होना, चक्कर आना, अधिक नींद आना, कार्य क्षमता में कमी होना और कार्य करने में जो है कि इच्छा ना होना, ये सब जो है इसके लक्षण हैं। और यदि गर्भावस्था में जो है गर्भवती स्त्री को एनीमिया हो जाता है, तो इसका प्रभाव उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। कई बार शिशु का जन्म जो है वो समय से पूर्व हो जाता है यानी प्रीमेच्योर बच्चा जन्म लेता है, उसके वज़न में भी कमी आ सकती है और कभी-कभी अधिक अगर इसमें कमी हो जाए आयरन की और या लोहे की, तो गर्भ में भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु भी हो सकती है। और ये जो है यही चीज़ें जो मैंने अभी आपको साइन्स बताए, यानी कौन से संकेत हैं आयरन डेफिशिएंसी के, कि ये फैटीग होना, जैसे बैटरी का सीन दिखाया गया कि बैटरी लो हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, उस तरह की ये फैटीग है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, साँस जो है वो फूलने लगती है, साँस चढ़ने लगती है। फिर जो है कोल्ड टेम्परेचर जो है वो प्रभावित होता है, हाथ खूब ठंडे रहते हैं। स्किन जो है वो पीली पड़ने लगती है, पीली दिखती है, हाइपोथायरॉयडिज़्म होता है और उसके अलावा जो है कुछ हेल्थ के डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होने लगते हैं। और इसके अलावा ये यही एक चित्र में इसमें और अच्छी तरह से इसमें बताया गया है, ये जैसे हर एक चीज़ को हर ऑर्गन को अंकित करते हुए, जैसे मेंटल फटीग है, मुँह में अल्सर हो जाते हैं और ये जो है इसमें जो है इसमें चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, कफ्स एंड कोल्ड है, फिर साँस जो है उसकी शॉर्टनेस होती है, फिर पेट से रिलेटेड बताया है कि खाना खाने का की जो है अलग तरह की क्रेविंग्स होती हैं। जैसे स्टार्च खाने का मन करता है, क्ले खाने का मन करता है, फिर पाँव में जो है वो रेस्टलेस लेग्स हो जाती हैं, बाल जो हैं वो कम होने लगते हैं, हेडेक होने लगता है, जीभ जो है वो सोर टंग हो जाती है और पेलनेस दिखाई चेहरा पीला दिखाई देने लगता है, फिज़िकल फैटीग होती है, नाखून ब्रिटल हो जाते हैं और अधिक ठंड लगती है यानी कि कोल्ड जो है वो टॉलरेट नहीं होता है। तो ये सब जो है इसके जो है किस तरह के इसके जो लक्षण और संकेत हैं उनके बारे में इसमें बताया है। और यही जो है एक और स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें कि वही कारण बताए हैं कि क्या क्या कारण होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के 3 मेन उन्होंने बताए हैं कि यदि जहाँ अधिक आयरन की आवश्यकता है जैसे एडोलेसेंस में ज़रूरत होती है, मेंस्ट्रुएशन में होती है जो मासिक धर्म में होती है, प्रेग्नेंट लेडी को की बढ़ जाती है, लैक्टेटिंग मदर की बढ़ जाती है और इवन कैंसर जैसे रोग में भी आयरन की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। और अगर इनसफिशिएंट इनटेक ले रहे हैं,
अगर आप खाना जो है वो वीगन डाइट ले रहे हैं जिसमें आपका प्रोटीन या जो मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ वेजिटेबल डाइट्स पर हैं, तब भी ये इफ़ेक्ट होता है। लिमिटेड डाइट अगर आपकी बहुत डाइट लिमिटेड है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है और अगर जो है आपका एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, जैसे गैस्ट्रिक जो है मैंने आपको बताया कि जो है अम्लता जो है वो बढ़ने के कारण फिर गैस्ट्रिक जो है वो सर्जरी के कारण और विटामिन सी डेफिशिएंसी होने के कारण जो है ये जो है रोग आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया हो सकता है। और उसके बाद में लास्ट में आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारी दैनिक आवश्यकताएँ कितनी होती हैं। ये जो है आईसीएमआर के द्वारा इंडियंस के लिए दी गई हैं। इसमें आईसीएमआर यानी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आयुर्विज्ञान संस्थान जो है, जो मेडिकल उस पे काम करता है, उन्होंने ये इंडियंस के लिए कितनी आवश्यकता होती है, ये सारी टर्म्स दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था में जो है स्त्री को अधिक ज़रूरत होती है, गर्भावस्था में अधिक होती है दुग्ध अवस्था में और आवश्यकता होती है, किशोरावस्था में भी आवश्यकता जो है वो बढ़ती जाती है और जो है फिर उसके बाद में ये बाल्यावस्था का बताया गया है ना? ये इसमें ये सभी की कितनी आवश्यकता जो है वो इसमें होती है। तो कुल मिलाकर ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है ये आयरन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें अपने आहार में आयरन की मात्रा उचित उसमें लेनी चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई डेफ़िशिएंसी ना हो और हमारे शरीर का समुचित विकास और वृद्धि और सभी जो शरीर के कार्य हैं वो सही तरीके से हो सके। धन्यवाद।